नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चौहान वंश या अजमेर का चौहान वंश अपना टॉपिक चल रहा है और इस चौहान वंश का अंतिम शासक, सर्वाधिक अंतिम या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो अजमेर के चौहानों का, या जिसे हम भारत का अंतिम शासक, भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहते हैं। ठीक है, तो हम उस शासक को पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भारतीय इतिहास में एक बड़ा योगदान है। तो बड़ा योगदान होने की वजह से हम इसे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का अध्ययन हम 3 पार्टों में करेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद में प्रारंभिक समस्याएं उनके जीवन में क्या क्या आई, और समस्याओं के बाद में उपलब्धियां। जिस शासक ने, जिस व्यक्तित्व ने, जो भी कोई व्यक्तित्व है, हम चाहे किसी भी व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि उस व्यक्तित्व के सामने कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आई है और उन समस्याओं को पार पा लिया तो ही उसने उपलब्धि पाई है। अगर वो समस्याओं से डरकर दूर रहे तो उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय का अध्ययन करें तो पहली बात करते हैं हम पृथ्वीराज चौहान का जन्म। इनका जन्म 1166 में गुजरात में हुआ। हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि इनके जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, वो मुख्य रूप से गुजरात में रहने लग गए थे। गुजरात में चालुक्य वंश का शासक कुमारपाल, चालुक्य वंश का शासक कौन? कुमारपाल। उस कुमारपाल के अधीनता में उसकी शरण में रहने लग गए, क्योंकि उसके बड़े 2 भाई और उनकी संतान जो है अजमेर के शासक बन चुके थे। तो सोमेश्वर जो है, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता हैं, वो गुजरात रहने लग गए। तो जब वहां रहते थे तभी गुजरात में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। उस समय गुजरात की राजधानी थी अनहिल पाटन। अनहिल पाटन ये गुजरात की राजधानी थी जहां पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। हाँ, पिता का नाम क्या है भाई? सोमेश्वर चौहान। हमने देखा था राजस्थान का एक प्रसिद्ध शिलालेख, या राजस्थान के इतिहास की जानकारी का एक प्रसिद्ध शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया। माता का नाम कर्पूरी देवी। इन कर्पूरी देवी को ही भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। पत्नी का नाम है इच्छनी देवी और एक कौन है? संयोगिता। इच्छनी देवी और संयोगिता, इन दोनों के विवाह को लेकर या दोनों को लेकर राजस्थान के इतिहास में विवाद है। यानी कि कोई संघर्ष शुरू होकर और संघर्ष से ये विवाह हुआ, संघर्ष की वजह से आपसी भाईचारा टूटा या आपस में इनमें संघर्ष हुआ। उसके बाद भाई पृथ्वीराज का छोटा भाई का नाम है हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र का नाम क्या है? गोविंदराज। हाँ, जिस समय पृथ्वीराज तृतीय शासक बने तो देखेंगे आप, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का कालक्रम 1177, यानी कि 1177 में शासक बन गए थे। 1177 में शासक बने और जन्म हुआ है 1166 में। जन्म 1166 में और शासक 1177 में। यानी कि शासक कितने वर्ष की आयु में बने? तो ये शासक बने 11 वर्ष की आयु में। हाँ भाई, कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए। अब 11 वर्ष की आयु में शासक बने हैं तो निश्चित है कि भाई शासन के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व निर्धारित किया जाएगा जो उनके साम्राज्य को संभाल सके, उनको संरक्षण दे सके। तो पहली बात तो उनकी माता कर्पूरी देवी, वो उनकी संरक्षिका थी। पृथ्वीराज तृतीय की क्या थी? वो संरक्षिका। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष के आयु में शासक बन गए थे। सोमेश्वर चौहान की आबू के युद्ध में मृत्यु हो गई थी 1177 में। हाँ, उसके बाद हम बात करें और कौन है, तो कर्पूरी देवी ने उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया था कदमवास या कैमास। कई बार एग्जाम में, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय का, पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कौन था? कैमास। इस प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न का उत्तर वही होगा। प्रारंभिक सेनापति जो है वो कौन है? भुवनमल। यानी कि इन 2 व्यक्तियों के, ये 2 व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के संरक्षण में, या हम तीसरा ये माने संरक्षिका, इन 3 व्यक्तित्व के संरक्षण में रहकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य का संपूर्ण विकास किया और 11 वर्ष की आयु में शासक बनने के बाद में तेजी से विकास करते चले गए। हाँ, नेक्स्ट कुछ इतिहासकार उनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा मानते हैं। वो भी तराइन के दूसरे युद्ध में माना गया था कि तराइन के दूसरे युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा मोहम्मद गौरी की चालाकी से या कैसे भी बदल दिया गया और उनको ब्याह शादियों में या विवाह शादियों में नाचने वाली घोड़ी या घोड़ा दे दिया गया, उसी का नाम था नाट्यरंबा। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। उपाधि उनकी, पृथ्वीराज चौहान जो इतना शक्तिशाली शासक है तो उनकी उपाधियां क्या है? पहली उपाधि है दलपंगुल। आसपास के पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के जो भाई बंद हैं या आसपास के छोटे मोटे शासक हैं उनको पराजित किया तो फिर उनकी उपाधि पड़ी दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता की उपाधि धारण करके शासक बने हुए हैं। दूसरी उपाधि है राय पिथौरा। राय पिथौरा का मतलब है, राय पिथौरा उपाधि देने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी। इन्होंने राय पिथौरा की उपाधि दी। पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था और पिथौरागढ़ में रहने के कारण राय पिथौरा। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को भारत का अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा तो बहुत हुए हैं, रियासतों के राजा तो रहे ही थे जितनी भी रियासत है, लेकिन ऐसा शासक अंतिम है भारत का अंतिम हिंदू राजा, इसलिए कि ऐसा शासक अंतिम है जिसने दिल्ली तक शासन किया हो। अब इनके पास तो अजमेर था, लेकिन दिल्ली तक शासन कैसे किया? तो कहा जाता है कर्पूरी देवी के पिता थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, उसके दो ही पुत्री थी, एक ये कर्पूरी देवी थी और एक गढ़वाल वंश में उसका विवाह हुआ था कन्नौज में। तो इस आधार पर भारत का इसे अंतिम हिंदू राजा कहते हैं, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाला। एक तरीके से मध्यकालीन भारत में हेमू और थे एक ऐसे शासक जो दिल्ली की गद्दी पर पहुंचे थे, किंतु फिर भी भारत का अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को ही माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की एक बहुत ही बड़ी विशेषता ये थी कि वो शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो आगे जाके उसका प्रसंग भी आएगा, शब्दवेदी बाण कैसे चलाते हैं, कैसे क्या। लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो शब्द के अनुसार बाण चलाना जानते हैं, बहुत बड़े तीरंदाज थे। अब ये तो है जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए कहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री से कई बार प्रश्न आता है, कौन था कौन नहीं, ठीक है, उपाधियों से या भारत का अंतिम हिंदू राजा। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समस्याएं, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के जीवन की प्रारंभिक समस्याएं। जो व्यक्ति 11 वर्ष की आयु में शासक बना है, तो 11 वर्ष की आयु में शासक बना है तो निश्चित ही उसके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आएंगी, ये निश्चित है। उसे आसानी से कोई शासक ऐसे बनने नहीं देंगे। तो सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आती है वो है चचेरे भाई नागार्जुन की। वो उनका चचेरा भाई था नागार्जुन, और नागार्जुन की समस्या आई थी 1178 में। शासक बने थे 1177 में और समस्या सामने कब आ गई? 1178 में। समस्या क्या थी? इस नागार्जुन ने अपने आप को गुड़गांव में, कहाँ जाकर? गुड़गांव में अपने आप को साम्राज्य शासक घोषित, सम्राट घोषित कर दिया। तो गुड़गांव का युद्ध हुआ। गुड़गांव का युद्ध हुआ 1178 में, और इस युद्ध में नागार्जुन की समस्या का समाधान कर दिया या नागार्जुन को पूर्णतया पराजित कर दिया। एक समस्या का दमन हो गया। दूसरी समस्या हमारे सामने आती है और वो है भंडानक जाति का दमन। तो भंडानक जाति का दमन कब था? 1182। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है 4 को देकर क्रमबद्ध कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के सामने आने वाली प्रारंभिक समस्याएं या उनसे संबंधित जीत जो हैं उनको क्रमबद्ध कीजिए। तो पहली जीत नागार्जुन को, और वैसे युद्ध में लेंगे तो कौन सा युद्ध हुआ? गुड़गांव का युद्ध 1177 में जीत लिया। दूसरी क्या है? भंडानक जाति। देखो भंडानक जाति जो है ये सतलज प्रदेश से आती है। प्रदेश का नाम है सतलज प्रदेश, पंजाब हरियाणा, और वहां से आकर बार बार पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को लूट कर चली जाती है, लूटपाट करती है और चली जाती है। ठीक है। इस बार क्या हुआ? वो स्पेशल आकर मेवात में बस गए। भंडानक जाति हमेशा के लिए आकर कहाँ बस गई? मेवात। तो उसका दमन करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय को युद्ध करना पड़ा, और युद्ध हुआ कौन सा? मेवात का युद्ध। सिंपल। नागार्जुन का दमन, गुड़गांव का युद्ध, भंडानक जाति का दमन, मेवात का युद्ध कब हुआ? 1182। और इस मेवात के युद्ध में भंडानक जाति का पूर्णतया दमन कर दिया गया। अब प्रश्न आता है हमारा तीसरा का, कि तीसरी प्रारंभिक समस्या क्या थी? तीसरी समस्या है प्रदेश है महोबा, एमपी में है, और महोबा में चंदेल वंश के शासक रहा करते हैं।
प्रश्न यहाँ से ही बनेगा। कौन से वंश के शासक? चंदेल वंश के शासक। और शासक का नाम क्या है? परमार्दिदेव। क्या नाम गई? परमार्दिदेव। इस परमार्दिदेव का दमन किया गया। कब किया गया उस बात की हम बात करें, कौन सा युद्ध हुआ? परमार्दिदेव का दमन करने के लिए जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध। क्या नाम है भाई? तुमुल का युद्ध। और ये तुमुल का जो युद्ध हुआ, ये भी हुआ कब? 1182 में। क्यों हुआ उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जिस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना नागार्जुन का दमन करने के लिए गुड़गांव गई हुई थी, उस समय गुड़गांव से लौटती हुई सेना को परमार्दिदेव के सैनिकों ने लूट लिया। उसे उस समय पता नहीं था कि ये सेना पृथ्वीराज की है। अब पृथ्वीराज उस समय तो बदला लेने की पोजीशन में था या नहीं था, लेकिन 1182 के आते आते उसको लगा कि इस बात का बदला लिया जाए। तो 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ एमपी में, और इसमें परमार्दिदेव का दमन किया गया। इस युद्ध में परमार्दिदेव के दो सेनापति प्रसिद्ध थे। एक सेनापति का नाम था आल्हा। क्या है भाई? आल्हा। और एक सेनापति का नाम है उदल। ऐसे कहा जाता है कि आल्हा और उदल पहले है ना, वो पृथ्वीराज तर्कीय से रूठ कर गए हुए थे कुछ दिन पूर्व में, लेकिन जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय परमार्दिदेव ने उनको आमंत्रित किया, उनको बुलाया, कहा कि भाई मेरी वजह से मत आओ, आप मेरे लिए मत आओ, मातृभूमि की रक्षा करने एक सेनापति का कर्तव्य है, मरते दम तक मातृभूमि की रक्षा करे। तो परमार्दिदेव के आह्वान पर आला और उदल इस युद्ध में आए। युद्ध कौन सा है? तुमुल का युद्ध। और इन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण युद्ध किया। लेकिन कहते हैं कि रात्रि के समय, ये किसी भी तरीके से अलग अलग किताबें अलग अलग बात बताती हैं, तो आला और उदल इस युद्ध में शहीद हुए। सेकंड ग्रेड में 2 या 3 बार आया हुआ प्रश्न है कि एक तो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था। अब चंदेल पूछ रहा है तो पूछ सकता है चालुक्य शासक कौन था, गहड़वाल शासक कौन था, कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यह आया कि महोबा के चंदेल शासक परमार्दिदेव के कौन दो सेनापति उस युद्ध में मारे गए थे? आला और उदल। युद्ध कौन सा था? तुमुल का युद्ध। इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद में परमार्दिदेव ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो पृथ्वीराज ने क्या किया? अपने आसपास का जो क्षेत्र है उससे संबंधित क्षेत्रों को जीतता चला गया। उससे एक दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि आसपास के जो शासक हैं, आसपास के शासक वो पृथ्वीराज को शत्रु मानने लगे, यानी कि उनकी शत्रुता बढ़ने लगी। अगला है चौथा, चालुक्य शासक। चालुक्य वंश कहाँ रहता है? पहले देखिए, चालुक्य वंश रहता है गुजरात। अभी अभी पिछली क्लास में हमने देखा था, सोमेश्वर चौहान की समय की बात कर रहे थे। ठीक है। और गुजरात का शासक अब कौन है? भीम सेकंड। इन भीम सेकंड से संघर्ष हो रहा है, और ये संघर्ष कब हो रहा है? 1184। कब हो रहा है भी? 1184। तो देखिए, भीम संघर्ष ऐसे भीम द्वितीय से संघर्ष चल रहा है, तो यहाँ पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहले युद्ध का नाम देते हैं नागौर का युद्ध। कहाँ का युद्ध? नागौर। नागौर का युद्ध। और कब हुआ? 1184 में। मैं कारण बताता हूँ। पहला कारण था इस युद्ध के या चालुक्य संघर्ष का पहला कारण था इच्छिनी देवी। दूसरा कारण था मारवाड़ की सीमा, इच्छिनी देवी, और क्या है भाई? मारवाड़ की सीमा। तो देखिए, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि परमार वंश के राजा, आबू के परमार वंश के राजा जयद्र सिंह की पुत्री का नाम था इच्छिनी देवी। और उस इच्छिनी देवी को एक दिन भीम द्वितीय ने देखा था, तो भीम द्वितीय उससे विवाह करना चाहता था, और उस विवाह के चक्कर में आबू का युद्ध हुआ था 1177 में। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी, किंतु पृथ्वीराज ने इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया। तो विवाह करना तो चाहता था कौन? भीम द्वितीय, लेकिन कर लिया कौन? पृथ्वीराज। इस वजह से संघर्ष चल रहा था। अगला संघर्ष था दोनों की सीमा मारवाड़ के पास टच करते थे। ये सीमा को लेकर हमेशा विवाद रहता था। तो नागौर का युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ? नागौर। ये जो नागौर का युद्ध है, इस युद्ध में दोनों का एक जबरदस्त संघर्ष हुआ, किंतु इस युद्ध के कुछ दिनों के बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। दोनों के नागौर के युद्ध के बाद, अब ये ध्यान रखें किन किन के बीच का नागौर का, ध्यान रखें चालुक्य शासक भीम द्वितीय और चौहान शासक कौन? पृथ्वीराज
चौहान। संधि हुई। अब संधि कराने वाला कौन था? जगदेव प्रतिहार। ये कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि चालुक्य और चौहान संघर्ष का विराम एक संधि से हुआ था। वो संधि 1184 से चलते चलते पूर्णतया 1187 हुई थी और संधि की मध्यस्थता करने वाला जगदेव प्रतिहार। ये जगदेव प्रतिहार है कौन, ये भी देखना पड़ेगा। तो जगदेव प्रतिहार है वो भीम द्वितीय का मंत्री। कौन है भाई? भीम सेकंड का मंत्री। इसने लास्ट में विचार किया कि भाई ऐसे तो काबू लगेंगे नहीं, आपस में लड़ते रहो। अब पृथ्वीराज चौहान आसपास के इन एरियो को जीतकर अपने आप को विश्व विजेता साबित करने लग गया। ऐसे लगने लग गया कि वो जीत रहा है आसपास के, लेकिन इससे शत्रुता बढ़ती जा रही है। आसपास के लोगों को विश्वास में लेकर उनका दमन किया गया है। तो देखो ऐसी ही घटना, अब ये क्या हो रहा है, इससे बाहरी लोग आक्रमण करेंगे तो ये जो उनके खास जो उनके आस पड़ोसी लोग हैं वो इस आक्रमण में पृथ्वीराज का साथ नहीं देंगे। तो देखो 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न था। जर्मनी का तानाशाही उस समय हिटलर था। हिटलर ने एक स्कीम निकाली थी। स्कीम क्या था कि भाई सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जर्मन नस्ल के व्यक्ति ही जर्मनी में रहेंगे और किसी को जर्मनी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके लिए उसने क्या किया था, बहुत से लोगों को उठा के गैस चैम्बरों में छोड़ के मारा था। 1-1 लाख को 1-1 दिन में मारा था। तब एक कवि का एक प्रसंग 10th क्लास के सामाजिक में दिया गया है। देखो क्या था कि जब वो मुझे लेने आए तो मैंने, हाँ सुने एक बार फिर से करें। जब वो कम्युनिस्टों को लेने आए, क्यों लेने आए? ले जाकर गैस चैम्बर में छोड़ के मार रहे हैं। जब वो कम्युनिस्टों को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। जब वो यहूदियों को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। जब वो कैथोलिकों को लेने आए तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कैथोलिक भी नहीं था। लेकिन जब वो मुझे लेने आए तो किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि कोई बचा ही नहीं। सेम वही बात है। बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है, ये आपसी संघर्ष में डूबे हुए हैं। इसने इसका साथ नहीं दिया, इसने इसका, इसने किसी का साथ नहीं दिया, आपस में अपने अपने बचाते रहे और फिर बचा भी नहीं पाए। तो इस प्रकार से 4 संघर्ष लगातार है। हम 5वें संघर्ष की बात करते हैं। देखिए ध्यान रखें, पहला संघर्ष चचेरे भाई नागार्जुन का दमन, गुड़गांव का युद्ध, भंडारक जाति का दमन, मेवात का युद्ध, महोबा के चंदेल शासक परमार्दिदेव का दमन, तुमुल का युद्ध, चालुक्य शासक भीमद्वितीय का दमन, नागौर का युद्ध। 5वीं समस्या। नेक्स्ट या 5वीं समस्या, गहड़वाल संघर्ष। कौन सा संघर्ष भी? गहड़वाल। अब गहड़वाल वंश के शासक कहाँ शासन करते हैं? कन्नौज में। कहाँ करते भी? कन्नौज। गहड़वाल संघर्ष कन्नौज। कन्नौज के गहड़वाल शासक जो थे उनका नाम था जयचंद। जयचंद से पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष है, यानी कि इसको हम बोलेंगे गहड़वाल चौहान संघर्ष। अब इस जयचंद से संघर्ष के क्या कारण थे? तो इस संघर्ष के भी वो 2 कारण थे। एक कारण था दिल्ली, एक कारण क्या था भाई? दिल्ली। और एक कारण था संयोगिता। जयचंद की पुत्री का नाम क्या है? संयोगिता। और एक दिल्ली। देखो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद, ऐसे कहा जाता है कि मौसेरे भाई थे, ऐसा कुछ है। तो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने से पहले ही उसने अपना दिल्ली का साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान को सौंपा था। तो जयचंद को ऐसा लगता था कि ये साम्राज्य मुझे भी आधा मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हमेशा इनमें संघर्ष या तनाव रहता था। तनाव का अगला कारण है संयोगिता। ये जयचंद की पुत्री है और संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को चाहती है और उससे विवाह करना चाहती है। तो देखिए जयचंद इस बात के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है कि संयोगिता का विवाह किससे हो जाए? पृथ्वीराज चौहान से। उसने बार बार अपनी पुत्री को समझाया कि देखो आप जिसके बारे में कहोगी भारत में उसी के साथ आपका विवाह करा दिया जाएगा, किंतु आप पृथ्वीराज चौहान से विवाह मत करो। पर संयोगिता नहीं मानी। बार बार वो भी एक ही रट लगाई रही कि भाई मैं करूँ तो पृथ्वीराज चौहान से, नहीं तो करूँ ही कोई नहीं।
इस बात को देखते हुए फिर भी जयचंद ने स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर, संयोगिता का स्वयंवर, स्वयंवर रचाया गया। इस प्रकार से स्वयंवर होता है, इस प्रकार से इस स्वयंवर में देश विदेश से बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते हैं, किंतु कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में न्योता नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, क्योंकि उससे तो कराना नहीं था ना, उससे नहीं कराना था तो नहीं बुलाया गया। और अब देखो जैसे राजा महाराजा यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार से बहुत से राजा बहुत से शासक युवा करने के चक्कर में आए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर होते हैं मेन जो शासक होते हैं, जिनका यहाँ जिनके दरबार में स्वयंवर हो रहा है वहाँ, यानी कि यहाँ जयचंद और उनका राज परिवार से संबंधित होगा, ठीक है। इधर से राजकुमारी आएगी, इधर से कौन आएगी, राजकुमारी। वो देखेगी इसको पसंद आ जाएगी तो कर लेंगे, नहीं तो आगे चले जाएगी, ठीक है। फिर आगे जाएगी, ऐसे चलती जाएगी और ये होगा एक तरीके से दरबार का गेट है, दरवाजा है। इधर से घूमकर इनको देखेगी और इधर से वापस चली जाएगी। अब इसमें क्या था, यहाँ पर पृथ्वीराज की, किसकी भी, पृथ्वीराज, यहाँ पर पृथ्वीराज की पृथ्वीराज की लोहे की, मूर्ति लगा दी गई दरवाजे पर, दरबान के रूप में। संयोगिता इधर से आई। अब संयोगिता का पक्का था कि करना तो पृथ्वीराज से, बाकी या तो एक तरीका से फॉर्मेलिटी है, कर ले, अपने की दिक्कत है। तो इधर से करते देखते आई, उसको दरबार पे यहाँ पर पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति दिखाई दी और वो आई और आकर लोहे की मूर्ति के गले में माला डाल दी। कहते हैं कि जब भी माला डाली उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए और संयोगिता को उठाकर लेके चले गए। तो चौहान और गैरवाल संघर्ष चलता ही रहा, इस प्रकार चलता रहा। अब चले गए तो चले गए, ठीक है। अब जयचंद गैरवाल भी सोचेगा इस बात का बदला लेने की, तो बदला लेने की खुद की बस की बात है तो ठीक, नहीं तो बाहर के आने वाले व्यक्ति का समर्थन होगा। और वो बाहर का आने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद गोरी। कौन था भाई, मोहम्मद गोरी। इस प्रकार से इस विवाद में, इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे कुछ विवाद थे जिन विवादों की वजह से भारत को लगभग 800 वर्षों तक गुलाम होना पड़ा। हम नेक्स्ट संघर्ष की बात करें। 5 संघर्ष और 5 संघर्षों में पृथ्वीराज चौहान की जीत। अब देखिए छठा संघर्ष, नंबर 6, तुर्कों से संघर्ष। तुर्कों से संघर्ष, और तुर्कों से संघर्ष है तो तुर्क कौन है, तुर्क मोहम्मद गोरी। कौन है भाई, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी का शासक बना। 1173 में कहाँ का शासक बना, गजनी का। शासक बनते ही उसके मन में एक विचार आया कि गजनी का जो क्षेत्र है उसको छोड़ देना चाहिए, और इसने कुछ दिनों के बाद में गौर प्रदेश को राजधानी बनाया। गौर प्रदेश को क्या बना लिया अपनी राजधानी। इसका वंश जो था वो था ससबानी वंश। और सबसे ज्यादा प्रभावित था महमूद गजनवी से। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और किसी भी आक्रमण में कोई बड़ी विफलता नहीं मिली, यानी कि लगातार सफलता होते चले गए। तो इस्लाम के क्षेत्र में, इस्लाम धर्म में, इस्लाम के क्षेत्र में मोहम्मद गोरी के जय जयकारे हो रहे हैं। महमूद गजनवी के जय जयकारे हो तो मोहम्मद गोरी को प्रॉब्लम है कि जैसा महमूद गजनवी का नाम है वैसा नाम मेरा ही होना चाहिए, तो भाई एक ही तरीका है, तू भी आक्रमण कर। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस बात को लेकर विवाद है। इस बात को लेकर विवाद है तो देखते हैं कि वो कौन क्या बताता है। सबसे पहले एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रवरदाई ने। फर्स्ट क्लास चौहान वंश की जो पहली क्लास है, उस पहली क्लास में हमने यही बात की थी
साहित्य की, स्थापत्य की, इन सब की। तो पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 21 बार आक्रमण किया है। कितनी बार भाई? 21 बार। ठीक है। उसके अलावा हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। इसने लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार। ऐसे ही एक राजशेखर की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रबंध कोश, ने लिखा है कि 20 बार। कितनी बार? 20 बार। ऐसे इस बात को लेकर एक निश्चित मत नहीं है कितनी बार आक्रमण किया, किंतु इनके आक्रमण में पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार के कोई प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्नों का सीधा सीधा समाधान होता है। तो देखिए 1173 में गजनी का क्या बन गया? शासक। अगली बात 1175 में प्रथम आक्रमण, 1175 में प्रथम आक्रमण। ध्यान देंगे प्रथम आक्रमण कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं ये प्रश्न बनेगा। 1175 में प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया तो कहाँ किया? मुल्तान पर। उस समय भारतीय प्रदेश था मुल्तान, मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को अरबी जो शासक हुआ करते थे वो स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारते थे। ये प्रश्न आया हुआ है। 1175 में प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर। अब देखिए मुल्तान पर आक्रमण है तो इस समय ये जो क्षेत्र है मुल्तान, ये किसी मुस्लिम प्रतिनिधि के अधीन था। महमूद गजनवी के समय में आक्रमण हो चुका था और उसके अधीन था, उसको आराम से जीता और जीतकर वहां चला गया। इसको कहेंगे हम प्रथम आक्रमण के साथ साथ मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम जीत। ठीक है। नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि कहाँ से आया, कौन से रास्ते से आया, तो बोलन दर्रे से होकर, बोलन दर्रे से या बोलन दर्रा से होकर मोहम्मद गौरी भारत आया और आसानी से जीत लगी। तब उसको ऐसा लगा कि महमूद गजनी ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, 17 आक्रमण तो मैं ही कर लूंगा, वो इतना सिंपल जीत लगी उसको। पर उनको ये नहीं पता था कि आगे और भी मजबूत शासक है, भारत में कोई ऐसे सभी शासक कमजोर नहीं है। अब मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण होता है भारत में, यानी कि 1175 में लूट के ले गया, लूटा हुआ पैसा था लुटा दिया जाके। ऐसा तो है नहीं, कमाया हुआ धन होता या खुद का होता तो हिसाब से खर्च करता। पैसा खर्च हुआ तो चलो फिर एटीएम की तरफ चलते हैं। अब एटीएम कौन है? भारत है। तो फिर से आक्रमण करने की कोशिश। अब फिर से आक्रमण कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं? 1178 में। और 1178 में आक्रमण कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? गुजरात। अब ध्यान देंगे आप, गुजरात के शासक कौन थे? भीम सेकंड। तो भीम सेकंड तो वैसे थोड़े थोड़े गुस्से में था पृथ्वीराज तृतीय की वजह से, कि पृथ्वीराज तृतीय ने इच्छनी देवी से विवाह कर लिया और भी संघर्ष चल रहा है। तो भीम द्वितीय ने को जब महसूस हुआ कि मोहम्मद गौरी इधर आ सकता है, राजस्थान से होकर आया। अब की बार कहां से होकर? राजस्थान से। तो राजस्थान से होकर आया तो टीले टीले पार करता चला गया। ऐसा लगा कि गलती फंस गई, अब की बार तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वापस पीछे कदम हटाए, उससे अच्छा तो आगे ही बढ़े। अब भीम द्वितीय ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी, और कहाँ कर रखी थी? आबू में। अपनी पूरी सेना की व्यवस्था कहाँ कर रखी थी? आबू में। जैसे ही राजस्थान को पार करते करते आबू में मोहम्मद गौरी की सेना पहुंची, मोहम्मद गौरी की सेना पहुंचते ही वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध का नाम था आबू का युद्ध। क्या नाम भाई? आबू का युद्ध। ये जो आबू का युद्ध है ये हुआ भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच। भीम द्वितीय और कौन है भाई? मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। पराजय भी मजबूत, इतनी भयंकर पराजय हुई कि मोहम्मद गौरी ने कई दिनों तक भारत के बारे में सोचा ही नहीं। कोई उसके सैनिक सेनापति भी यानी यहाँ से भागे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे, कई वर्षों तक भारत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कोई उसके सैनिक या सेनापति कहते महाराज चलना भारत का नहीं दिखा, आक्रमण करा, पैसा वैसा की समस्या होगी, इस्लाम का प्रचार करें, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कहता देखो भारत को नाम मत लो, और कहीं से भी लूटना हो तो लूट लो, कई दिनों तक। पर फिर भी जब हमको लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है तो हम लक्ष्य के पीछे एक बार हार के बैठते नहीं है, बार बार लक्ष्य का पीछा करने का प्रयास करते हैं। अब मोहम्मद गौरी को ये दिख रहा है कि मेरा भविष्य है वो भारत में ही है, एक दो बार हार लिया तो क्यों हो। तो प्रश्न यहाँ बनेगा भारत में पहली हार, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार
कब थी? 1178। कहाँ थी? गुजरात के आक्रमण के समय। और कौन से युद्ध में थी? आबू का युद्ध 1178। नेक्स्ट। अब बात करें हम दो युद्धों को देखते हैं। युद्ध है तराइन का युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191। कहाँ हो रहा है? हरियाणा। किनके बीच? एक पृथ्वीराज और एक है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज और कौन है भाई? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज का सेनापति यहाँ इन युद्धों में कौन था? खांडे राव। पृथ्वीराज का दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय इन युद्धों में मौजूद था। दिल्ली का गवर्नर गोविंद राय, सेनापति खांडे राव, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। अब युद्ध क्यों आ? कोई वैसे थोड़ी मतलब अचानक ही हो गया, कोई ना कोई कारण परिणाम कुछ तो हो गई। तो क्या था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर बार बार आक्रमण करते हुए अब की बार मोहम्मद गोरी ने एक बठिंडा का किला जीता था। मोहम्मद गोरी ने बठिंडा का किला जीत लिया और बठिंडा का किला है वो पृथ्वीराज तृतीय के अधीन था। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसके पास संदेशा भिजवाया था कि भाई ये जो आपका किला है, इस किले को, आपका जो किला है, ये पृथ्वीराज तृतीय ने संदेशा भिजवाया कि आप जहां जीत रहे हो बठिंडा वो मेरा किला है, इसलिए खाली कर दो। पर वो खाली नहीं कर पाए, नहीं किया तो युद्ध हो गया। इस युद्ध में ये जो गोविंद राय है, इस गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह घायल किया। फिर से मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में भी क्या हो गई? हार, और वो भाग गया। अब देखो कमाल की बात है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई है। 1 साल बाद मोहम्मद गोरी जीत जाता है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना यहाँ पर, उनकी भी हम बात करें। हम बात कर लेते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। हाँ, परिस्थिति सेम ये की है, तो तराइन का इसे हम कहेंगे दूसरा युद्ध ये लो, ठीक है। कब हो जाएगा? 1192, वही हरियाणा में, बठिंडा का किला की कोई दिक्कत ही नहीं है, तराइन के मैदान में। तो चौथी बार मोहम्मद गोरी आ रहा था और उसने क्या किया? अब की बार मोहम्मद गोरी आया और आकर उसने लाहौर को अपना केंद्र बनाया था। किसको बनाया? लाहौर। और लाहौर से अपने सेनापति को भेजा था पृथ्वीराज के पास, उसका नाम था लीवाय ओले मुल्क। इसको भेजा, इसने आके पृथ्वीराज से बात की कि या तो तू अधीनता स्वीकार कर ले, इस्लाम धर्म, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले या मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। ये बात उसने पृथ्वीराज तृतीय को कही थी। अब पृथ्वीराज तृतीय को अजीब लगा कि काल फिर से मेरे को हार के गया, फिर वापिस आ गया, ठीक है, और फिर इतनी दादागिरी की। तो उसने पृथ्वीराज तृतीय ने कहा था, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ, किसी की भलाई है। मोहम्मद गोरी को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने, दोनों सेनाएं जब आमने सामने आ गई इस प्रकार से, तो मोहम्मद गोरी ने संधि का प्रस्ताव रखा। किसका प्रस्ताव? संधि का। किसने रखा? मोहम्मद गोरी ने। कि देखो मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आ रही हूँ भारत में, हमारे यहाँ एक गुरु होता है खलीफा, उनके आदेश से आते हैं। तो मैं एक काम करूँ, संधि का प्रस्ताव भेज रहा हूँ शाम को, दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी है शाम को, और संधि का प्रस्ताव भेज रहा हूँ, तो 2-4 दिन रुकते हैं। तो जो राजपूतों ने तलवार निकाली थी वो वापस रख दी, और राजपूत जो थे वो युद्ध के बारे में भूल गए कि युद्ध होगा, क्योंकि संधि होगी। लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ संधि करने का अपने सैनिकों को कह चुका कि संधि नहीं होगी। उधर के सैनिक, राजपूत सैनिक इस बात पर बैठे रहे कि संधि होगी, और सुबह जल्दी आक्रमण हो गया। सुबह जल्दी आक्रमण हुआ तो उससे ये प्रॉब्लम आई कि भाई उस आक्रमण का, अचानक हुए आक्रमण का मुकाबला करने में प्रॉब्लम आई। तो पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज लड़ते लड़ते सिरसा नामक स्थान पर पहुंचे। कौन से स्थान पर? सिरसा। और कहते हैं कि सिरसा में पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। इस बात को लेकर भी विवाद है, अलग अलग विद्वान, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई इतिहासकार कहता है कि भाई पृथ्वीराज को
गजनी ले जाया गया बांधकर। कोई कहता है कि पृथ्वीराज की को अधीन बनाकर वापस शासक बना लिया गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी के सिक्के मिलते थे। अजमेर से कुछ सिक्के मिले थे राम सीता के इस प्रकार से चित्र वाले, तो लगता है कि मोहम्मद गौरी ने इसको अधीन कर लिया ऐसा। लेकिन अधिक जो मत है वो ये कहता है कि सिरसा हरियाणा में है, वहां पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो गई, मृत्यु, और मृत्यु हो गई तो इसके साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई, स्थापना। ठीक है, अब मुस्लिम साम्राज्य सौंपा किसने, मोहम्मद गौरी ने सौंप दिया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में गोविंदराज अजमेर का शासक बना। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, लेकिन इसका एक चाचा था हरिराज, वो इसको परेशान करता था, इसलिए इससे परेशान होकर गोविंदराज कहाँ चला गया, रणथंभौर। तो हम पढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन है, गोविंदराज, और वो गोविंदराज है जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय की हम बात करें, छतरी काबुल में बनी है, जबकि स्मारक तारागढ़ दुर्ग में बना है। स्मारक कहाँ बना है, तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग दो है वैसे तो, एक बूंदी में और एक अजमेर में। अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग में स्मारक बना हुआ है। इस बात को लेकर बहुत से विद्वान ऐसा कहा करते हैं कि भाई काबुल में छतरी है, इसका मतलब हो सकता है उनको बंधक बनाकर ले जाया गया हो। अब हम एक प्रश्न और निकालते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, वो इन करता है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आया था एक व्यक्ति, उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस्लाम धर्म का संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय, उसका एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, किसके साथ भारत आया, तो उत्तर होता है मोहम्मद गौरी। और किसके काल में भारत आया, तो उत्तर होता है पृथ्वीराज चौहान। ऐसे दो प्रश्न बनते हैं। या भारत में पहला सूफी सिलसिला कौन सा था, चिश्ती। वैसे हम सूफी और भक्ति आंदोलन को अलग से पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसने अपना केंद्र किसको बनाया, तो सीधी सी बात है किसको बनाएगा, अजमेर। मुस्लिम सत्ता का पहला केंद्र ही क्या बना है, अजमेर। तो अजमेर में ही उसने धार्मिक केंद्र बना लिया, अपने एक खानकाह बना लिया। सूफी संतों के रहने की जगह होती है, उसे खानकाह के नाम से जाना जाता है। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद में हम एक पुस्तक के अनुसार पढ़ लेते हैं। हाँ, हम ये और देखते हैं कि भाई कैसे क्या हार के क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये था कि पहले युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज को ऐसे लगने लग गया कि मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। दूसरा कारण ये था कि पृथ्वीराज की अधिकतम सेना पहले युद्ध में काम आ गई थी, उसने सेना का पुनर्गठन नहीं किया, जबकि मोहम्मद गौरी लगातार सेना का गठन करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि मुझे भारत को जीतना है। अब हम पढ़ते हैं एक बात, और हम ये पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो पुस्तक क्या कथानक। पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखने वाला था चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि और उसका मित्र। चंद्रवरदाई लिखता है कि पृथ्वीराज को बंधक बनाकर, किसको भाई, पृथ्वीराज को, ये लिखता है कि पृथ्वीराज को बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया, ये बात लिखता है। और वहां पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। कहते हैं कि बाद में ये खुद भी गया था, चंद्रवरदाई भी वहां गया, तो इसके जाने के बाद में इसने मोहम्मद गौरी से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा जो शासक है पृथ्वीराज, वो शब्द भेदी बाण चलाने का
कार्यक्रम रखवाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो शासक है वो शब्दवेदी बाण चलाता है, तो इसका कार्यक्रम रखवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार से वो एक महल है, महल में यहाँ पर मोहम्मद गौरी बैठे हैं। इस प्रकार से यहाँ पृथ्वीराज चौहान है। यहाँ और भी बहुत सारे दरबारी कवि हैं, चंद्रवरदाई की है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूटी है, वो यहाँ से तीर चला रहे हैं। ठीक है, शब्द कोई सुनाया जाता है उसके अनुसार तीर चलाते हैं। शब्द बेदी बाण चला रहे हैं, बार बार तीर चल रहे हैं, बिल्कुल सटीक चल रहे हैं। तो इधर से मोहम्मद गौरी बार बार ताली बजा रहा। वास्तव में कितनी बड़ी बात। अब ये बात सच है कि झूठ अलग बात है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार ये बात दी गई है कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया। उस समय चंद्रवरदाई ने उस ऊंचाई को या मोहम्मद गौरी वाली दूरी को नापकर अपने शब्दों में बताया था। लिखा था 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर गौरी है मत चूके चौहान। यानी कि इतनी ऊपर मोहम्मद गौरी है, मत चूके चौहान। तो मोहम्मद गौरी ने तीर चलाया। क्या चलाया? तीर। और तीर सीधा किसके? पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया। तीर सीधा किसके लगा? मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ये कथानक हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वीराज रासो से। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला। ठीक है, यहाँ से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है कई बार। जैसे एक प्रश्न बना के देख लो, किस प्रकार से बनेगा कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गैड़वाल शासक जयचंद था, ए ऑप्शन। इस प्रकार के 4 ऑप्शन। ठीक है, उनके समकालीन चंदेल शासक परमार्थिदेव था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया। इनमें से कौन सही है कौन गलत है? तो जो कहानी होती है ना, आजकल कहानी से प्रश्न होते हैं, इसलिए कि भाई कहानी में कौन आदमी क्या बता रहा है, उससे प्रश्न होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों। रिट से संबंधित जितनी भी हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री इस चैनल पर करवाई जाएगी।